हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, बेटा जीएनजी 2.0 सीरीज में स्वागत है आप लोगों का। आज है बेटा हम लोगों का डे 17 और हम आ चुके हैं बेटा चैप्टर 7 के यूनिट नंबर 1 पे। तो चलिए जानदार, शानदार और जबरदस्त, लेट्स गो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर है बेटा। ये कौन सा चैप्टर है बेटा? पब्लिक फाइनेंस का, उसका यूनिट नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं आज। फिस्कल फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ बातें करते हैं इस चैप्टर के अंदर। देखो इस चैप्टर में ना गवर्नमेंट के रोल के ऊपर एम्फेसिस डाला गया है बहुत ज्यादा। पहले एडम स्मिथ भाई साहब जो थे हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने कुछ बातें बोली कि गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के भरोसे इकोनॉमी छोड़ दी जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी? सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन सोशल वेलफेयर नहीं होगा, है ना। तो इसलिए एडम स्मिथ ने भी ये बात रखी थी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, और हर एक टाइप ऑफ इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब्ड होता है ना। और उसी अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के कुछ रोल्स प्रिस्क्राइब्ड है। उसके बाद हमारे दूसरे भाई साहब आए, रिचर्ड मसग्रेव। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फिक्स कर दिया कि गवर्नमेंट के ये रोल्स होने चाहिए इकोनॉमी में। सारी बातें भी डिटेल में करेंगे। उन्होंने 3 तरह के बेटा जो फंक्शंस हमारे प्रिस्क्राइब करे थे, कौन कौन से थे गवर्नमेंट के, ध्यान से एक बार नाम याद कर लेते हैं फटाफट से। एलोकेटिव फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखेंगे इस बात को। एलोकेटिव फंक्शन। दूसरा फंक्शन है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कौन सा बेटा? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तीसरा है बेटा स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजेशन, है ना, सॉरी, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और तीसरा है मेरे बच्चों स्टेबलाइजेशन, ठीक है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तीनों फंक्शन है किसने दिए थे? रिचर्ड मसग्रेव ने दिए थे भैया, ठीक है। 2 लोग थे मेरे ख्याल से, है ना, रिचर्ड अलग था, मसग्रेव अलग था। 1959 की बात है ये, और इसको नाम दिया गया था 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी। सारी चीजें भी और डिटेल में पढ़ने वाले हम। 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी बोला इसने इन तीनों को, 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी, है ना। तो इसने अपना एक 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी का कंसेप्ट दिया। बारी बारी से इसके अंदर मैं कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन करता जाऊंगा जो आपके एमसीक्यू पेपर के लिए हेल्पफुल रहेंगी डेफिनेटली। पहले कीवर्ड समझ लेते हैं भाई। एलोकेटिव फंक्शन के लिए आप कीवर्ड याद रखेंगे बेटा एफिशिएंसी। क्या वर्ड याद रखेंगे? कीवर्ड बेटा एफिशिएंसी। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनेंगे, बच्चे इन फंक्शंस में ना थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो बेटा कीवर्ड से याद रखो, जो इनका मेजर डिस्टिंक्शन है माइंड में वो क्लियर करके चलो, गड़बड़ नहीं होगी। तो एलोकेटिव फंक्शन इज रिलेटेड टू द एफिशिएंसी, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज रिलेटेड टू द फेयरनेस और वी कैन से इक्विटी। अभी इतना समझते हैं और डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे, है ना। फेयरनेस और इक्विटी। स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, नाम से समझ आ रहा है तो, है ना। दूसरा हम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है? तो भाई ये तीनों तरह के फंक्शंस हैं जिसके अंदर हम धीरे धीरे और भी बातें भी ऐड ऑन करते चलेंगे। कौन सा माइक्रो का है, कौन सा मैक्रो है, कौन से टाइप की गवर्नमेंट किसको मैनेज करती है, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो पहले तीनों फंक्शन समझते हैं थोड़ा थोड़ा। एलोकेटिव फंक्शन में क्या लिखा है? एफिशिएंसी के बारे में, यानी कि जो मार्केट फेलियर्स होते हैं उनके अंदर जो इनएफिशिएंसीज होती है उसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का रोल आता है एलोकेशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन बोले तो कि जहां पर हमें इनइक्वालिटी दिखती है, जहां पर हमें दिखती है बेटा इनइक्वालिटी। क्या दिखती है बेटा? जहां पर इनइक्वालिटी दिखती है, इनइक्वालिटी रिलेटेड टू इनकम एंड वेल्थ, वहां पे आ जाता है इसका रोल। कौन सा? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फिर जब इकोनॉमी में अगर कुछ भी फ्लक्चुएशंस होती हैं बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अगर फ्लक्चुएशंस होती हैं तो गवर्नमेंट का स्टेबलाइजेशन फंक्शन आ जाता है, राइट। तो तीनों फंक्शंस हैं, डिटेल में चलेंगे। पहले एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं चैप्टर को। कहां से बेटा? यहां से स्टार्टिंग से पकड़ते हैं, फिर हम जो चैप्टर का मेन थीम है, क्या थीम है चैप्टर का, वो तीनों फंक्शंस वो पढ़ेंगे। पहले एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं जल्दी से, कम ऑन। तो प्राइमरी गोल है ही का गवर्नमेंट का? टू प्रमोट द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जब भी गवर्नमेंट का नाम आता है और ये वर्ड साथ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। गवर्नमेंट का रोल कहीं पर भी आएगा वहां पर हम बात करेंगे बेटा वेलफेयर की, ठीक है ना। क्यों जरूरी है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन? चलाने दो प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमी। इवन इन द मार्केट इकोनॉमी बोले तो कैपिटलिस्ट मार्केट या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाई गई मार्केट में government is necessary to establish the key institution like property rights, enforce the rules and provide the certain goods and services that private players may not provide efficiently। जहां पर हमारे प्राइवेट प्लेयर्स फेल हो जाते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, वहां गवर्नमेंट का रोल आना जरूरी है। समझ गए? सिंपल। मैक्रो इकोनॉमिक्स गोल्स क्या है? एज नेशन एम फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स गोल्स की बात करें कि पूरी इकोनॉमी में मेन गोल है ही क्या? इकोनॉमी में ग्रोथ करना,
यानी हर इंसान की इनकम बढ़े, है ना, हाई एम्प्लॉयमेंट हो टू मैक्सिमाइज द आउटपुट एंड इनकम, फिर प्राइस में स्टेबिलिटी लाना, यानी जो फ्लक्चुएशंस वगैरह होती है वो ना हो या कम हो, राइट, टू अवॉइड द इन्फ्लेशन डिफ्लेशन एंड इंश्योर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चों, कोर बिलीफ क्या है? द इकोनॉमिक डज नॉट फंक्शन ऑटोमेटिकली, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू स्टीयर इन द राइट डायरेक्शन फॉर द वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन, है ना। गवर्नमेंट कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं चलेगी, गवर्नमेंट का कंट्री कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं चलेगी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है, समझ गए। एट एवरी स्टेज इन द इकोनॉमी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, ठीक है, याद रहेगी वाली बात। चलो आगे देखते हैं बेटा, इन वाले फंक्शंस में भी हम दोबारा आएंगे, अब इसकी बारी आएगी, इसमें और चीजें हम ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है ना। चलो नाउ समझते हैं मेन प्रॉब्लम है ही क्या इकोनॉमी में। मेन प्रॉब्लम क्या है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज वर्सेस अनलिमिटेड वांट्स। भैया रिसोर्सेज लिमिटेड है, पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे, जब से हमने इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू करी जिस दिन से, उस दिन से हम ये बात पढ़ रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस, ये सब पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो यही हमारी प्रॉब्लम है मेन, है ना। तो भैया तीनों टाइप्स की इकोनॉमीज होती है, कैपिटलिस्ट मार्केट डिसाइड करती है, मिनिमल गवर्नमेंट का रोल होता है, सोशलिज्म में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मैक्सिमम रोल होता है गवर्नमेंट का, समझ गए, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, यहां पर सारा कंट्रोल किसके पास होता है? गवर्नमेंट के। फिर आती है मिक्स लाइक इंडिया, है ना, बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट डिसाइड, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कंट्री को कैसे चलाना है, सिंपल है बच्चों। चलो उसके बाद जो हमारे एडम स्मिथ भाई साहब थे, पहले इन्होंने अपनी कुछ बातें बोली, है ना। एडम स्मिथ व्यू ऑन दी गवर्नमेंट लिमिटेड बट डिफाइंड रोल, की लिमिटेड होगा पर डिफाइंड होगा, कैसे? इन्होंने बोला कि फ्री मार्केट्स बिलीव द गवर्नमेंट शुड ओनली परफॉर्म द 3 की फंक्शंस, कि मेन 3 की फंक्शंस है, ये तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही करने चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी इनमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन कौन से? नेशनल डिफेंस से रिलेटेड अगर कुछ होगा, दैट मींस प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है जी। फिर आता है पब्लिक वर्क्स, बोले तो बिल्ड एंड मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, रोड, ब्रिजेस, कैनाल्स, पोस्टल सिस्टम, ठीक है जी। तो ये एडम स्मिथ ने बोली थी बात, ध्यान रखना, ये एडम स्मिथ के द्वारा बताए गए तीनों फंक्शंस है कि ये 3 फंक्शंस होने चाहिए गवर्नमेंट के, ठीक है जी। किसने बोली थी ये बात? एडम स्मिथ ने, क्लियर है। चलो नाउ फिर हमारे रिचर्ड मसग्रेव जो है ना, जो कि इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया हमारा, देखो मैंने बताया था भी 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी का, क्या चीज है? 1959 में क्लासिफाई द इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस यूनिट का बेटा, इस पूरे यूनिट में सबसे मेन बात हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी, ठीक है जी। सबसे पहला फंक्शन एलोकेशन फंक्शन, खाली इतना ही नहीं है, सिर्फ इंट्रो पार्ट है, आगे और भी आएगा, अभी देखते हैं अभी एलोकेशन फंक्शन है क्या। सबसे करेक्टिंग दी इनएफिशिएंसीज, मार्केट के अंदर जो भी इनएफिशिएंसीज होती है बेटा, इसका अगला यूनिट है मार्केट फेलियर का, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको इसके अंदर भी बताया जा रहा है कि मार्केट जब सही तरीके से काम नहीं कर पाती, मार्केट में इनएफिशिएंसीज होती है। कैसे इनएफिशिएंसीज होती है? कि जो रिसोर्सेज का एलोकेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो वहां पर गवर्नमेंट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। किसी चीज की मार्केट ही मिसिंग है, कि डिमांड हो रही है मार्केट में पर उसकी मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो वहां गवर्नमेंट का आना जरूरी हो जाता है, राइट। सो फॉर करेक्टिंग द मार्केट इनएफिशिएंसीज किसकी जरूरत पड़ जाती है बेटा? गवर्नमेंट की, और उसको कौन सा फंक्शन है? एलोकेशन फंक्शन। तो हमने जब एफिशिएंसीज करेक्ट करने की बात करी, इसलिए हमारा कीवर्ड बन गया एफिशिएंसी। तो जब हमने एफिशिएंसीज करेक्ट करने की बात करी गवर्नमेंट की, तो उस फंक्शन को हमने नाम दे दिया एलोकेशन फंक्शन। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज का सही एलोकेशन जो मार्केट में नॉर्मली नहीं हो पा रहा, तो वो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, समझ गए। देखो जी क्यों जरूरी है? द मार्केट समटाइम्स फेल टू एलोकेट द रिसोर्सेज एफिशिएंटली, है ना, मार्केट फेलियर, मार्केट कई बार सही तरीके से एलोकेट नहीं कर पाती बेटा रिसोर्सेज को, इसलिए गवर्नमेंट का बीच में एंट्री होना जरूरी हो जाता है, समझ गए। फोकस क्या है? एंश्योरिंग द रिसोर्सेज आर यूज्ड वेयर दे आर मोस्ट वैल्यूड, कि रिसोर्सेज का वहां यूज होना जरूरी है जहां पर वो सबसे ज्यादा वैल्यू करे जाते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड लाइक रोड्स, डिफेंस, व्हिच इज द प्राइवेट मार्केट विल नॉट प्रोवाइड, है ना। ये सारी वो चीजें जो प्राइवेट मार्केट प्रोवाइड नहीं करेगा, ये सारे कौन प्रोवाइड करेगा? हमेशा गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी, और कोई नहीं। नेचर क्या है? दिस इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स फंक्शन। क्या बात समझ आई बेटा? एड ऑन कर दे इसको ले जाके वहां पे। एलोकेशन फंक्शन क्या समझ आया बेटा? माइक्रो का फंक्शन है। किसका है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना। ये लिख देते हैं ये लोग, ये है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स का फंक्शन, ठीक है जी। चलो वापिस चलते हैं, ये रहा, तो ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट अब है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक बार हम तीनों फंक्शन को अच्छे से देख रहे हैं कि है क्या क्या, है ना। अब है बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको थोड़ा सा बताया था अभी कि जहां पर वेल्थ में और इनकम में जो गैप है
उसके बीच में फेयरनेस बनी रहे। कहने का मतलब रिच और ज्यादा रिच ना हो जाए और पुअर और ज्यादा पुअर ना हो जाए। रिच का गेटिंग रिचर और पुअर गेटिंग पुअरर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला फंक्शन आ जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या करते हैं हम इसके अंदर, देखते हैं क्यों जरूरी है। पहले मार्केट इकोनॉमी कैन लीड टू हाई इनइक्वालिटी, रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअरर। जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं मार्केट इकोनॉमी यानी कि विदाउट गवर्नमेंट वाली मार्केट, बोले तो कैपिटल मार्केट, बोले तो प्राइवेट सेक्टर वाली मार्केट, है ना। तो अगर गवर्नमेंट नहीं आएगी बीच में तो क्या हो जाएगा, रिच विल गेट मोर रिच एंड पुअर विल गेट मोर पुअर। हाउ इट वर्क्स, द गवर्नमेंट एडजस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू, कैसे, टैक्सेस के थ्रू, दैट इज टेकिंग मोर फ्रॉम रिच इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कि भैया ज्यादा इनकम पे ज्यादा टैक्स, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। फिर ट्रांसफर पेमेंट देना, बोले तो पुअर पीपल को हेल्प करना इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली प्रोवाइडिंग द मनी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनको प्रोवाइड करते रहना टाइम टू टाइम, राइट। दिस इज कॉल्ड बेटा ट्रांसफर पेमेंट। गिविंग बेनिफिट्स टू द पुअर, सब्सिडीज और वेलफेयर पेमेंट्स के फॉर्म में। नेचर क्या है, ये भी क्या है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है। ऐड कर दे अभी उसमें, ये लो ये भी ऐड कर देते हैं। तो ये भी क्या है बेटा, माइक्रो का ही फीचर है। ये लो ये भी लिख दिया, ठीक है। साथ साथ लिखते रहेंगे, याद भी उतरेगा, है कि नहीं। तो भाई ये भी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंक्शन है ये भी किसका बेटा, माइक्रो का ही है। बात समझ आ गई। चलो अब है हमारा स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अब इकोनॉमी में जो भी फ्लक्चुएशंस आती है, उथल पुथल जो होती है इकोनॉमी की, जो प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, उनको सेट करने के लिए गवर्नमेंट का फंक्शन आ जाता है स्टेबलाइजेशन, कि ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, ज्यादा प्राइसेस का ऊपर नीचे ना हो, ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो, बहुत ज्यादा डिफ्लेशन भी ना हो जाए, तो सेटल रहे मामला, है ना। तो क्या है, मेंटेनिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रमोटिंग ग्रोथ। कीवर्ड मैंने आपको यही बताया, स्टेबिलिटी और ग्रोथ, है ना। किस लिए जरूरी है, टू प्रिवेंट द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, लाइक बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, रिसेशन हो जाए, या बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाए, दोनों ही बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। यूजिंग कैसे काम करता है, यूजिंग गवर्नमेंट बजट, फिस्कल पॉलिसी एंड सेंट्रल बैंक एक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी। तो भैया दो चीजें यूज होती है इसमें, याद रखना बच्चों। जब हम स्टेबलाइजेशन फंक्शन करते हैं तो उसमें फिस्कल पॉलिसी भी आती है, इसका भी चैप्टर में अलग से इंट्रोडक्शन भी आएगा दोबारा से, और मॉनेटरी पॉलिसी भी आती है, ठीक है। क्या बोला बच्चों, कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का यूजेज है इसमें। आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी जो कि इंटरेस्ट रेट्स वगैरह फ्लक्चुएट करके होता है, गवर्नमेंट की तरफ से फिस्कल पॉलिसी जो कि दो तरह से होती है। कौन सी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। बताऊंगा अभी, चलते हैं आगे, पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो किस लिए, ताकि हाई इंप्लॉयमेंट रहे, स्टेबल रहे प्राइसेस और इकोनॉमी में ग्रोथ रहे। और ये है मेरे बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है मेरे बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। लिख दे इसको भी, आ जाओ, ये लिख देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये लो, इतनी बात समझ आ गई। चलो, तीन फंक्शन, तीनों के कीवर्ड, तीनों कहां से बिलोंग करते हैं, लिख दिया। चलो लो जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या क्या समझ आया जल्दी से। द नेशनल बजट इज द मेन टूल थ्रू विच द गवर्नमेंट परफॉर्म दीज थ्री फंक्शंस। कौन कौन से, देखो जी, कीवर्ड आगे दोबारा से। एलोकेशन में एफिशिएंसी याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन में फेयरनेस और इक्विटी, स्टेबलाइजेशन इज अबाउट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। चलो नाउ अब हम इन फंक्शंस को दोबारा से डिटेल में पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से। पहले मेन समझ आ गया, मोटा मोटा है क्या। अब पूरा इसके अंदर देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे करती है। जब एलोकेशन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें रिसोर्स एलोकेशन पता होना चाहिए अच्छे से। इट रेफर्स टू हाउ द स्केयर्स रिसोर्सेज, हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर भी है, पर एंटरप्रेन्योर ही तो इनको अरेंज करता है ना। तो तीन की बात कर रहे हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस यूजेस टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है सही तरीके से, है ना। प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पता ही हमें शुरू से यार। तो गोल क्या है, टू अचीव द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ऑप्टिमल यूज ऑफ द रिसोर्सेज विद मिनिमम वेस्टेज। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसकी वजह से हम एलोकेशन फंक्शन लगा रहे हैं, कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको हम सही तरीके से एलोकेट करें, ताकि हमारी वेस्टेज कम से कम हो, कम से कम वेस्टेज में ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो स्केर्स रिसोर्सेज का, ठीक है ना। तो देखो, मार्केट वर्सेस गवर्नमेंट एलोकेशन। जब मार्केट में एलोकेशन होता है, यानी कि जब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर प्रिवेल करता है तो क्या होता है, और जब गवर्नमेंट एलोकेशन करती है तो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। जब मार्केट एलोकेशन देखते हैं बेटा तो क्या होता है, बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म, कंज्यूमर सोवरेनिटी, प्रॉफिट मोटिव। सारी बातें याद है कि डिमांड सप्लाई जो चल रहा होगा, जो मार्केट फोर्सेज होंगे डिमांड सप्लाई के, उसके बेसिस पर कंज्यूमर की क्या डिमांड है ना, कंज्यूमर सोवरेनिटी याद है कि जो कंज्यूमर चाहेगा वो बनेगा, और प्रॉफिट मोटिव होगा। लेकिन जब गवर्नमेंट एलोकेशन होगा तो गवर्नमेंट बजट के हिसाब से होगा, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर डिसीजंस के हिसाब से होगा गवर्नमेंट के, है ना। ये किस लिए होता है, प्राइवेट गुड्स के लिए, इन नेसेसरी फॉर पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स। पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स आएगा, ये भी बता दें थोड़ा। पब्लिक गुड्स मतलब जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अवेलेबल होते हैं।
मेरिट गुड्स वो होते हैं जो सोशली डिजायरेबल गुड्स होते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छे होते हैं, है ना। सोशली अनडिजायरेबल नहीं, वो होते हैं डीमेरिट गुड्स। सोशली डिजायरेबल मतलब जो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें, राइट। तो ये सब आता है गवर्नमेंट एलोकेशन में, और जो प्राइवेट सेक्टर एलोकेट करता है तो ये होता है। प्राइवेट सेक्टर का मेन मतलब किससे है? प्रॉफिट से, प्रॉफिट मोटिव। लेकिन जब गवर्नमेंट काम करती है तो सोशल वेलबींग के लिए, है ना बच्चों। तो देखो, व्हाई डज गवर्नमेंट नीड टू इंटरवीन? मार्केट फेलियर जब होता है, जैसे हमने बात करी कि मार्केट फेल्स टू एलोकेट द रिसोर्सेज एफिशिएंटली, तो इसलिए गवर्नमेंट का एलोकेशन फंक्शन आता है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि जब मार्केट फेलियर होता है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किस लिए जरूरी है? गवर्नमेंट ऐसा क्या करती है कि मार्केट फेलियर को ठीक करती है? तो देखो, मार्केट ऑफन फेल्स टू एलोकेट द रिसोर्सेज एफिशिएंटली ड्यू टू इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये रीजंस हम पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट आती ही क्यों है बीच में, ऐसा क्या हो रहा होता है कि गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है। तो पहले तो क्या, इंपरफेक्ट मोनोपोली पावर लीड्स टू अंडर प्रोडक्शन एंड हाई प्राइसेस। भैया अगर आपकी मोनोपोली पावर बन जाएगी तो आप क्या करोगे? प्रोडक्शन कम करोगे, प्राइसेस ज्यादा चार्ज करोगे, तो इसलिए गवर्नमेंट को आना पड़ता है बीच में, गड़बड़ हो जाएगी ना। पब्लिक गुड्स में क्या होगा? गुड्स लाइक डिफेंस, रोड्स, नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल वोंट बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट्स। ये वर्ड्स है, ध्यान से देखेंगे यहां पर कि पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल। ये प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करता। पहली बात तो ये क्या है? नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल। देखो, जब गवर्नमेंट कोई चीज प्रोवाइड करती है तो कोई कंपटीशन होता नहीं है, इसलिए नॉन राइवल। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब किसी को एक्सक्लूड नहीं करा जाता यूज करने के लिए, सबके लिए इक्वली अवेलेबल होते हैं पब्लिक गुड्स। जैसे गवर्नमेंट ने स्ट्रीट लाइट बनाई, बेंचेस लगाए पार्क में, या कुछ भी ऐसा करा जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है, तो वो सबके लिए इक्वली अवेलेबल है, किसी को एक्सक्लूड नहीं करा जाता उसमें, समझ गए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में एक्सक्लूड होता है कि जो पे करेगा वही यूज कर सकता है, बाकी सब एक्सक्लूडेड है, राइट। लेकिन गवर्नमेंट के गुड्स आर या पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेड, और ये प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता। दिस इज अ मार्केट फेलियर, तो गवर्नमेंट को आना पड़ता है बीच में। इनकम्प्लीट मार्केट्स, मार्केट फेल टू प्रोड्यूस द इनफ मेरिट गुड्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर, जितनी जरूरत है उतना बना ही नहीं पाते, इसलिए सरकार को आना पड़ता है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ओवर यूज एंड एग्जॉर्शन, एनवायरमेंट और फिशिंग ग्राउंड, मतलब जितने भी हमारे एरियाज हैं यूज करने वाले नेचुरल रिसोर्सेज, उनको हम एग्जॉस्ट कर देते हैं पूरी तरह से, बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट का आना जरूरी होता है, ठीक है जी। एक्सटर्नैलिटीज होती है, एक्सटर्नैलिटीज आर दी एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन दी थर्ड पार्टी बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटी। मतलब एक पर्सन की कोई कंजम्पशन या प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से किसी थर्ड पार्टी को कोई इफेक्ट पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी, ठीक है ना। और उस एक्सटर्नैलिटी से, जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, आप प्रोड्यूसर हो, आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है और उसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो दैट इज एक्सटर्नैलिटी, है ना। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है? सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ मार्केट फेलियर, क्योंकि आप वो चीज ज्यादा कर रहे हो जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। सरकार चाहती है कि उसकी प्रोडक्शन कम हो, ऐसी चीज की प्रोडक्शन को कंट्रोल करा जाए, तो इसलिए सरकार को बीच में आना पड़ता है, राइट। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन अफेक्ट दी थर्ड पार्टी, एग्जांपल पॉल्यूशन विच इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव भी होगी, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, पढ़ेंगे नाम से। फैक्टर इमोबिलिटी लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसीज, फैक्टर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जितनी हमारी मार्केट की कैपेसिटी है, जितना हम उसका पोटेंशियल है, वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो इसलिए गवर्नमेंट को आना पड़ता है बीच में। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ फुल इंफॉर्मेशन लीड्स टू रॉन्ग डिसीजन। अब आप कोई चीज परचेज करने जाते हो, ये मार्केट फेलियर है, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में आएगा मार्केट फेलियर, थोड़ा सा समझ रहे हैं अभी कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने की वजह से देर आर एडवर्स सिलेक्शंस, है ना। आप गाड़ी लेने गए हो पुरानी और आपको सेलर ने पूरी उसकी कमियां बताई ही नहीं, तो आप लेके आ गए इसको, तो गलत डिसीजन हो गया ना, गलत चीज आपने परचेज कर ली विदाउट इंफॉर्मेशन होने की वजह, कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से या इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, तो विच इज अ मार्केट फेलियर। तो यहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है ताकि इस तरह की ट्रांजैक्शंस ना हो, राइट। फिर आता है बेटा इनइक्वालिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो हमने बात करी अभी की जो रिच और पुअर का गैप बढ़ता रहता है, इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी होता है, ठीक है। तो मार्केट फेलियर की वजह से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है, ये मेन बात है। ये सारे हमने जो बातें पढ़ी है सारे मार्केट फेलियर्स हैं, जिनकी वजह से गवर्नमेंट का एलोकेटिव फंक्शन जन्म लेता है, ठीक है ना। चलो, तो हाउ डज गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द एलोकेशन? मेन बात क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या हथकंडे अपनाती है, गवर्नमेंट ऐसा क्या करती है कि जिससे वो उन सारी चीजों को ठीक करती है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैसे वर्क करता है, एलोकेशन फंक्शन होता क्या है असल में। तो देखो, सबसे पहले तो एक काम गवर्नमेंट क्या करती है कि डायरेक्टली उस गुड को प्रोड्यूस ही करना शुरू कर देती है जिसमें दिक्कत लग रही है, जिसका गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर एलोकेशन नहीं हुआ रिसोर्सेज का, तो गवर्नमेंट उसमें खुद ही कूद पड़ती है और कहती है हम करेंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस द गुड्स इटसेल्फ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुद ही करने लग गई। प्राइस मैकेनिज्म ठीक कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या करा, सब्सिडीज देनी शुरू कर दी मेरिट गुड्स के लिए, जो सोशल वेलफेयर गुड्स है, मैं लिख देता हूं यहां पर मेरिट गुड्स। गवर्नमेंट ने क्या करा, एनकरेज करना शुरू कर दिया मेरिट गुड्स को, कि जहां पर ऐसे गुड्स जिनको कंज्यूम करने से लोगों को फायदा होता है उसको एनकरेज करना शुरू कर दिया, है ना।
और ऐसे गुड्स जिनसे नुकसान होता है उसको डिस्करेज करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह ज्यादा लगा दिए, है ना, ताकि उसकी कंजम्पशन लोग कम करें। ये जो गुड्स लिखे हैं, लिखा है यहाँ पे देखो, डीमेरिट गुड्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने डीमेरिट गुड्स की प्रोडक्शन को कम कर दिया जो हार्मफुल है, और जो यूजफुल चीजें है, मेरिट गुड्स है, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनको एनकरेज करना शुरू कर दिया, सब्सिडीज देनी शुरू कर दी, टैक्स कम कर दिया उनपे, राइट। फिर आता है बेटा लेजिस्लेशन एंड फोर्स, बैन कर दिया, सिंगल यूज प्लास्टिक रेगुलेशन सब बैन कर दिया, कंपटीशन पॉलिसीज बना दी ताकि मर्जर इतने आराम से ना हो बिजनेसेस का। क्यों? क्योंकि मर्जर अगर इतने आराम से होने लग गया तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, फिर मोनोपोली पावर बनेगी, है ना। तो गवर्नमेंट हमेशा क्या चाहते हैं कि मोनोपोली ना हो क्रिएट, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट करने का मतलब क्या है, एक डोमिनेंस क्रिएट हो जाता है और बाकी सारी मार्केट दब जाती है। तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है बेटा कि मोनोपोली क्रिएट ना हो, एक कंपटीशन हमेशा बना रहे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास कंपटीशन एक्ट है प्रॉपर, और मर्जर करने के लिए प्रॉपर पॉलिसीज है, मर्जर इतने आराम से अलाउ नहीं करा जाता, है ना, टू प्रिवेंट द मोनोपोलीज। रेगुलेटरी एक्टिविटीज, लाइसेंसिंग बना दो, मिनिमम वेजेस डिसाइड कर दो, लोकेशन की डायरेक्शन दे दो कि भैया इस लोकेशन पे अलाउड होगा बिजनेस, इस लोकेशन पे अलाउड नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से, राइट। फिर आता है लीगल फ्रेमवर्क, सेटिंग रूल्स एंड एनफोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, कि प्रॉपर रूल्स बना दो, रूल्स रेगुलेशंस बना दो हर चीज के। तो ये गवर्नमेंट के कुछ हथकंडे हैं जो गवर्नमेंट एलोकेटिव फंक्शन में अपनाती है टू मेक द इकोनॉमी मोर एफिशिएंट, टू मेक द रिसोर्सेज मोर ऑप्टिमली अवेलेबल, है ना, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज के लिए, ठीक है ना, और मोर एफिशिएंटली। तो क्या मतलब समझ आया? इन इट्स एलोकेशन रोल द गवर्नमेंट एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द मार्केट, नॉट अ सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं कि जो भी इकोनॉमी में चल रहा है उसके अंदर अपना एक हेल्पिंग हैंड पुश कर देते हैं, जिससे इकोनॉमी में अच्छी चीजों को एनकरेजमेंट मिलता है, खराब चीजों को डिस्करेजमेंट मिलता है। तो दिस इज एलोकेशन फंक्शन, ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? चलो जी, अब आ रहा है बेटा द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमने पीछे क्या पढ़ा अभी? एलोकेशन, नाउ द रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन में कीवर्ड क्या था? फेयरनेस और इक्विटी। थोड़ा थोड़ा माइंड में है ना कि फेयरनेस और इक्विटी, यानी कि जो रिच और रिच बनते जा रहे हैं और पुअर होते जा रहे हैं, उनको हमें क्या करना है, यहां पर उनके गैप को खत्म करना है। कैसे? एक यहां पे देखते हैं कौन कौन से टूल होंगे, देखते हैं बारी बारी से। देखो पहले, इट एड्रेसेस द क्वेश्चन फॉर होम टू प्रोड्यूस वाला, जो याद है सेंटर प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर इसका फंक्शन का यूज होता है। लेफ्ट टू द मार्केट, इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बिकम स्क्यूड या अनइक्वल। अगर मार्केट पे छोड़ दिया, बोले तो प्राइवेट सेक्टर्स पे अगर छोड़ दिया तो अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं अगर गवर्नमेंट आ गई बीच में तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल, है ना। गवर्नमेंट इंश्योर सोशली ऑप्टिमल एंड एग्लिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। दिस इज व्हाट? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो नाउ गवर्नमेंट कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करती है, देखो पहले तो एक्सपेंडिचर साइड समझेंगे, फिर हम समझेंगे रेवेन्यू साइड। दो चीजें, एक्सपेंडिचर कैसे गवर्नमेंट फ्री कर देती है या सब्सिडाइज कर देती है एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, हाउसिंग, फूड, इन सब चीजों को गवर्नमेंट अगर फ्री कर दे या सब्सिडाइज कर दे, कम रेट पे कर दे, तो क्या होगा? लोगों को बेनिफिट होगा, है ना। या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देना शुरू कर दे, पेंशन देना शुरू कर दे, ये गवर्नमेंट के खर्चे हैं, समझ रहे हो ना। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? फेयरनेस लेके आ रहे हैं, यानी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग इक्वली कंपीट नहीं कर पा रहे दूसरे लोगों से, उनको इक्वल करने का मौका दे रही है गवर्नमेंट, समझ गए। एक्सपेंडिचर साइड से कैसे उनको वैसे बेनिफिट दे दिया, और इनकम साइड से कैसे? प्रोग्रेसिव टैक्स लगा दिया, यानी रिच के ऊपर ज्यादा टैक्स, जिनकी इनकम ज्यादा है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स, और यूजिंग द टैक्स प्रोसीड टू फाइनेंस द पब्लिक सर्विसेज फॉर द पुअर। अब पुअर पीपल के लिए जो हेल्प करी जा रही है वो उसी पैसे से जो रिच लोगों से ज्यादा इनकम पे ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो पुअर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इक्वालिटी क्रिएट हो रही है, एक जो गैप था रिच और पुअर का वो थोड़ा सा कंट्रोल करा जा रहा है, ठीक है बच्चों। नाउ ट्रांसफर पेमेंट भी दी जाती है टू अंडर प्रिविलेज, हैंडीकैप्ड, एल्डरली, अलग अलग तरह की ट्रांसफर पेमेंट देती है गवर्नमेंट। देयर आर डिफरेंट प्लान्स जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है? हेल्प करती है कहीं ना कहीं लोगों की, नीडी पीपल्स की हेल्प करती है, और जिससे इकोनॉमी में एक इक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है रीडिस्ट्रीब्यूशन के? अचीव द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, पढ़ लिया हमने, इक्वालिटी बनी रहे। एडवांस वेलबींग ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शंस, जितने भी लोग डिप्राइव्ड है या अंडर प्रिविलेज्ड है या जो सारे जिनके पास एक्सेस नहीं है चीजों का, उनको सारे एक्सेस पहुंचाना, ठीक है ना। प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज, एंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल, ठीक है जी। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सबके लिए रहे। एग्जांपल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हमने पढ़ा, प्लस सब्सिडीज फॉर पुअर हाउसहोल्ड। ये डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है कि भैया ज्यादा इनकम वालों पे ज्यादा टैक्स लगा दो और सब्सिडीज दे दो पुअर को, हो गया बैलेंस। सप्लाई कर दो एसेंशियल फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज पर पीपीएल फैमिलीज, आपने राशन शॉप्स वगैरह का नाम सुना होगा, है ना। इसके अंदर क्या होता है? बहुत कम रेट पे, बहुत मिनिमम रेट पे क्या होता है? बेसिक चीजें प्रोवाइड हो जाती है। राशन शॉप्स में एग्जांपल लिख रहा हूं, है ना, आज की डेट में भी होती है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, मिनिमम वेजेस, एमएसपी फॉर फार्मर्स, ये क्या है?
भाई इंप्लॉयमेंट रिजर्वेशन दे दो, मिनिमम वेजेस प्रोवाइड कर दो, एमएसपी दे दो फार्मर्स को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा इकोनॉमी लोगों को, तो इक्वालिटी बनी रहेगी, है ना। सोशल स्कीम्स फॉर बैकवर्ड रीजन्स एंड वल्नरेबल सेक्शंस, सोशल स्कीम्स प्रोवाइड करना, जो बैकवर्ड रीजन्स है उनके लिए रेगुलरली कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई स्कीम लेके आते रहना, राइट, समझ आया बच्चों। चलो नाउ एफिशिएंसी और इक्विटी का एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये माना जाता है, अगले चैप्टर में भी है थोड़ा सा, कि इक्विटी करते करते एफिशिएंसी का कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। आप समझो कि मैंने टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया, मैंने क्या बोला कि भैया टैक्स लगा दो ज्यादा इनकम वाले लोगों पे ज्यादा टैक्स, लेकिन ऐसा करने की वजह से एक कहीं ना कहीं लोगों को वो आएगा ना, डिस्करेज हो जाएंगे लोग। कैसे? लोग कहेंगे हम अपना बिजनेस ही किसी और कंट्री में कर लेते हैं जाके, यहाँ तो इतना ज्यादा टैक्स है। लोग एक ये सोचेंगे कि अगर हम कोई नया बिजनेस खोलेगा तो वो सोचेगा इतना तो टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, राइट, तो वो अपना बिजनेस नहीं ओपन करेंगे या कहीं और जाके खोलेंगे, जो मैंने बताया भी आपको। तो एक कहीं ना कहीं एफिशिएंसी का लॉस हो गया इक्विटी क्रिएट करने के चक्कर में। तो इसलिए यहां पर ये कि हमें कहीं ना कहीं इक्विटी क्रिएट इस तरीके से करनी है कि एफिशिएंसी का लॉस भी ना हो या कम से कम हो, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। ये बात हम पढ़ेंगे यहां पर। देखो, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज में क्रिएट द एफिशिएंसी कॉस्ट और वी कैन से डेड वेट लॉस, इसी को ही एफिशिएंसी कॉस्ट का जो लॉस होता है दैट इज डेड वेट लॉस, ठीक है, और वी कैन से लॉस इन द एफिशिएंसी। ये लो, ठीक है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉस इन एफिशिएंसी। एग्जांपल, हाई टैक्सेस, जब आप ज्यादा टैक्स लगा देते हो रिच लोगों के ऊपर तो उससे होता क्या, डिस्करेज द एंटरप्रेन्योरशिप, वर्क, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। भैया आप लोग ज्यादा काम कैसे करेंगे, सेविंग कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करेंगे, क्योंकि इतना तो टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। रिड्यूसेस द ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट एंड ग्रोथ, कंट्री में क्या होगा, आउटपुट और ग्रोथ रुक जाएगा। अल्टीमेटली रिड्यूसेस द फ्यूचर टैक्स रेवेन्यू, लिमिटिंग द वेलफेयर स्कोप। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रुक जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी, है ना। तो सिचुएशन क्या है, ऑप्टिमल ट्रेड ऑफ होना चाहिए बिटवीन इक्विटी एंड एफिशिएंसी, प्रॉपर बैलेंस्ड होने चाहिए दोनों। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन शुड डन विद द मिनिमल एफिशिएंसी कॉस्ट, ये कंक्लूजन है कि हमें क्या करना चाहिए, कम से कम एफिशिएंसी कॉस्ट के नुकसान पे इक्विटी करनी चाहिए, इक्विटी के चक्कर में ज्यादा एफिशिएंसी का लॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। नाउ स्टेबलाइजेशन फंक्शन, तीसरा फंक्शन, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पहले तो ये पता होना चाहिए, इकोनॉमी का जो आउटपुट है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, और टोटल स्पेंडिंग आर इक्वल टू टोटल आउटपुट, टोटल स्पेंडिंग इज इक्वल्स टू टोटल आउटपुट, पता है हमें। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर रिसोर्सेज, लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। जब ये सारी चीजें होंगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि इकोनॉमी का जो आउटपुट है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी हम पूरी यूटिलाइज कर रहे हैं, टोटल स्पेंडिंग जो है वो टोटल आउटपुट के बराबर है, पूरी इंप्लॉयमेंट है, लेबर रिसोर्सेज पूरी तरह से एम्प्लॉयड है सब रिसोर्सेज, और लो और स्टेबल इन्फ्लेशन है, तो हम इसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो, ठीक है जी। नाउ डिराइव्ड फ्रॉम कीन्सियन प्रपोजिशन, मार्केट इकोनॉमी डज नॉट ऑटोमेटिकली जनरेट द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। क्या बोला बेटा, कह रहे कि इकोनॉमी में अपने आप नहीं होता, ये किसका कहना था, किन्सियन का, किन्सियन प्रपोजिशन था कि मार्केट इकोनॉमी, खास करके मार्केट इकोनॉमी बोले तो वो इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट नहीं है, बोले तो प्राइवेट सेक्टर्स, कि ऐसे केसेस में तो बिल्कुल भी इकोनॉमी अपने आप एडजस्ट नहीं करेगी, सरकार को बीच में आना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी होगा, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, है ना। तो गवर्नमेंट मस्ट परस्यू द डेलिबरेट स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट को जानबूझ के आना पड़ेगा और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलो, वाई स्टेबलाइजेशन जरूरी है, मार्केट्स हैव इनहेरेंट टेंडेंसी टू क्रिएट द बिजनेस साइकिल्स, है ना। भैया हमने एक चीज पढ़ी चैप्टर 5 में, याद है बच्चों को, कि इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स रिदमिक है और रेगुलर आएंगी जरूर, अप्स एंड डाउन्स। तो इकोनॉमी में दिस इज इनहेरेंट, की रोक नहीं सकते, इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन जो होते हैं बिजनेसेस के वो आएंगे ही आएंगे। तो वो जो अप्स एंड डाउन्स आने हैं उसको डील करने के लिए स्टेबलाइजेशन फंक्शन बहुत जरूरी है। विदाउट इंटरवेंशन इनस्टेबिलिटी जैसे रिसेशन, इन्फ्लेशन में प्रोलॉन्ग एंड कॉजिंग हार्डशिप, बहुत लंबे समय तक चलेगा, फिर जैसे रिसेशन वाला टाइम आ गया तो चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट का आना जरूरी है ना। स्टैगफ्लेशन इज द सिचुएशन, एग्जाम में आने के चांस है, जनरली हम इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, डिमांड ज्यादा, इंप्लॉयमेंट ज्यादा, सब कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्राइसेस ज्यादा है, इंडिया में ज्यादातर यही होता है ना, जहां पर प्राइसेस ज्यादा है और बेरोजगारी भी है साथ साथ, तो ये सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो स्टैगफ्लेशन होने की वजह से गवर्नमेंट का स्टेबलाइजेशन फंक्शन आना जरूरी है, कि भैया प्राइसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो गड़बड़ वाली बात है ना। कंटेजियन इफेक्ट है, हमने पढ़ा था बिजनेस साइकिल में, कंटेजियस होता है, फैल जा सकता है, एक जगह शुरू होगा तो सब जगह फैल जाएगा। सेम यहां पर इनस्टेबिलिटी ट्रांसमिट अक्रॉस द कंट्रीज ड्यू टू ग्लोबल इंटीग्रेशन, सारी कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड के फॉर्म में कनेक्टेड है, तो एक जगह अगर कोई भी डिस्टर्बेंस शुरू होगी तो वो ऑल टुगेदर फैल जाएगी, सारी कंट्रीज में फैल जाएगी कि नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट का स्टेबलाइजेशन फंक्शन आना जरूरी है, ठीक है जी। व्हाट डज स्टेबलाइजेशन फंक्शन कवर, क्या क्या होता है इसमें,
लेबर एम्प्लॉयमेंट और कैपिटल यूटिलाइजेशन, ओवरऑल आउटपुट एंड इनकम, जनरल प्राइस लेवल को ठीक करा जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करा जाएगा, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को ठीक करा जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर अगर वर्क करा जाए बेटा, तो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट विच आर कवर्ड अंडर द स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, चलो नाउ पॉलिसी टूल्स, कौन कौन से टूल्स है? अब देखो, दो हमने बात करी थी, याद है अब ये भी, कि स्टेबलाइजेशन फंक्शन में एक तो गवर्नमेंट का दैट इज फिस्कल और आरबीआई का दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों पॉलिसीज को यूटिलाइज करके इकोनॉमी को स्टेबल करा जाता है। तो सबसे पहले देखो बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है? मॉनेटरी पॉलिसीज कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स। अब जब आरबीआई के हाथ में तो यही है, आरबीआई मनी सप्लाई को ज्यादा या कम कर सकती है, इंटरेस्ट रेट्स को ज्यादा या कम कर सकते हैं, बोले तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी। समझो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया बहुत ज्यादा, तो क्या करेगी आरबीआई? मनी सप्लाई कम कर देगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगी ताकि लोग क्रेडिट कम से कम ले, और जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो परचेसिंग पावर बढ़ रही है लोगों की, उसको कंट्रोल करा जा सके, राइट। उसके अलावा क्या कर सकते, इससे क्या होगा? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और प्राइसेस अफेक्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? सिमिलरली अगर मान लो डिफ्लेशन है बहुत ज्यादा, तो आरबीआई क्या करेगी? मनी सप्लाई बढ़ा देगी, इंटरेस्ट कम कर देगी ताकि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाई जा सके, तो जो डिमांड्स नीचे जा रही है वो वापस ऊपर आ जाए, राइट। अब देखो फिस्कल पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन की हेल्प लेती है। गवर्नमेंट के पास दो ही टूल्स है, या तो वो टैक्स ज्यादा या कम चार्ज कर सकती है, या अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको ज्यादा या कम कर सकती है ना। तो इसको यूज करके वो इकोनॉमी को स्टेबल करती है। कैसे? अभी बात करेंगे। इससे क्या होता है? हमारा एग्रीगेट डिमांड डायरेक्टली इफेक्ट होता है, एग्रीगेट डिमांड डायरेक्टली इफेक्ट होता है। अब समझेंगे बेटा एक बात को, देखो जी यहां पर बता दूं, इधर बता देता हूं, फिर ऊपर से मैच कर लेना। मान लो इकोनॉमी में क्या बोला मैंने? एग्रीगेट डिमांड हो रखी है कम, डाउन चल रही है इकोनॉमी, डाउन नीचे जा रही है, तो यानी क्या हो रखा है इकोनॉमी में? परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई है। इसका मतलब यही है ना कि परचेजिंग पावर क्या हो गई है बच्चों? कम हो गई है ना। अब मैं हूं गवर्नमेंट, अगर मेरे को ये बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा? टैक्स कट कर दूंगा, टैक्सेस कम, और अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा दूंगा। तो टैक्सेस कम करना और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या होगा? इकोनॉमी ऊपर आएगी। तो यानी मैंने इकोनॉमी को क्या करा है? एक्सपैंड करा है। जो इकोनॉमी पहले से नीचे जा रही थी उसको मैंने क्या करा? एक्सपैंड। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जो अभी मैंने एक्सप्लेन करी। ठीक है बच्चों, ये क्या है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं ऑलरेडी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है, लोग ज्यादा ही पैसे लेके उछल रहे हैं, ज्यादा ही लोगों के पास पावर आ गई है, तो उसको कम करने के लिए क्या करूंगा? टैक्सेस बढ़ा दूंगा, है ना, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है मेरे उनको कम कर दूंगा ताकि लोगों के ऊपर बर्डन आए और ये इकोनॉमी जो ऊपर जा रही है बहुत ज्यादा ही नीचे आ जाए। तो मैंने क्या करा? इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। क्या करा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। बात समझ गए कि जब इकोनॉमी पहले से ही डाउन है तो मैं ऐसी पॉलिसी लेके आऊंगा एज अ गवर्नमेंट कि इकोनॉमी को एक्सपेंड करा जाए, तो दैट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इकोनॉमी पहले से ही डाउन है, मुझे ऊपर लानी है तो एक्सपेंशन, और इकोनॉमी पहले से ही ऊपर है, मुझे नीचे लानी है तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। याद रहेगा? तो देख लो, रिसेशन है मान लो, या बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे, टैक्सेस कट करेंगे, या दोनों भी कर सकते हैं। एक्सपेंशन बता दिया मैंने। अब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, तो डिक्रीज करेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, इंक्रीज कर देंगे टैक्सेस को, या दोनों भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। याद रहेगा? ये एक और यूनिट में काम आएगी, ये वाली बातें भी आगे जाके एक और यूनिट में काम आने वाली है। मार्केट फेलियर भी काम आएगा, ये भी काम आएगा आगे वाले यूनिट्स में। ठीक है, चलो ये कर लिया था हमने। ठीक है, नाउ बजटरी इंप्लीकेशंस भी देखी जाती है। अगर डेफिसिट बजट है तो इससे स्टिमुलेट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे स्टिमुलेट होती है बेटा? डेफिसिट बजट का मतलब क्या है? डेफिसिट बजट का मतलब सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है। बड़ी काम की बात है ये, सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, इससे इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है। कैसे? डेफिसिट बजट तो यही है ना, पहले समझ गए कि सरकार का खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टैक्सेस कम कलेक्ट हो रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है, तो इकोनॉमी में बेनिफिट ज्यादा जा रहा है। गवर्नमेंट का भले ही नुकसान हो रहा है लेकिन लोगों का तो फायदा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट बजट। और लेकिन इकोनॉमी में स्टिमुलेशन, लोगों के टैक्सेस कम जा रहे हैं, मतलब लोगों को टैक्स कम देना पड़ रहा है, उनको सरकार से बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, तो स्टिमुलेशन होगा इकोनॉमी में। लेकिन वहीं अगर इकोनॉमी में सरप्लस बजट आ जाए, मतलब गवर्नमेंट सरप्लस में है, तो इसका मतलब क्या? इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। यानी कि यहां पर खर्चा कम कर रही है गवर्नमेंट, रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट को तो फायदा हो रहा है, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखो, सरकार टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर रही है और बेनिफिट कम दे रही है लोगों को। टैक्स ज्यादा कलेक्शन कर रही है और खर्चा कम कर रही है, तो यानी यहां पर क्या हो रहा है? सरकार को सरप्लस हो रहा है, लेकिन उससे इकोनॉमी क्या हो रही है? स्लो डाउन, क्योंकि लोगों के पास बेनिफिट तो कम पहुंच रहा है ना, लोगों को टैक्स उल्टा ज्यादा देना पड़ रहा है, राइट। ठीक है जी, चैलेंज क्या है? देयर इज ऑफन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट गोल्स, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन, की कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं। पॉलिसी डिजाइन मस्ट इंश्योर द परस्यूट ऑफ वन गोल, नॉट अ जियोपार्डाइज वन अनदर, कि इस तरीके से पॉलिसीज बनानी है कि एक फंक्शन की वजह से दूसरा फंक्शन अफेक्ट ना हो, एक फंक्शन की वजह से दूसरे फंक्शन में कोई ओवरलैपिंग ना आए।
ठीक है जी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नाउ समरी टेबल है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें मेरा पढ़ाने का कुछ भी नहीं है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो सारा एक बार समराइज करा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, लास्ट टाइम पे एग्जाम वाले दिन आप रिवाइज कर सकते हो यहाँ से, जो भी स्क्रीनशॉट होगा एग्जाम वाले दिन आप एक बार ही पढ़ेंगे, सारा कुछ एक ही बार में रिकॉल हो जाएगा जल्दी जल्दी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारा मेन जो टॉपिक था इस चैप्टर का वो हो चुका है, ठीक है ना। अब हमारे पास एडिशनल टॉपिक्स हैं चैप्टर में, जो मेन तीनों फंक्शन हमने अच्छे से समझ लिए क्या होते हैं क्या नहीं होते, है ना, तीनों को कैसे करती है गवर्नमेंट, कब यूज होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और कैसे करती है गवर्नमेंट, सब पता लग गया। नाउ हम बात कर रहे हैं फिस्कल फेडरलिज्म, नया टॉपिक। तो ये भी किसने दी थी भैया, यही थी, रिचर्ड मसग्रेवी थे, ठीक है। डील्स विद द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन, सिंपल मतलब समझो कि जब गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को या रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ, है ना, क्या बोलती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये रिसोर्सेज जाएंगे, ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दिस इज कॉल्ड फिस्कल फेडरलिज्म। देखो, डील्स विद द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि एक गवर्नमेंट ही नहीं करेगी सब कुछ, सारी गवर्नमेंट मिलके करेगी, तो फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है ना। मसग्रेव ने क्या बोला, सेंट्रल और फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फंक्शंस, स्टेट और देखो क्या बोला कि जो सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, स्टेबलाइजेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, अभी बताऊंगा, उस पर लेके जाऊंगा। और स्टेट या लोकल गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, एलोकेशन फंक्शन के लिए। समझ आ गई बेटा बात। तो जो तीनों फंक्शंस हमने पढ़े हैं उसमें स्टेबलाइजेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी जो सेकंड और थर्ड है उसके अंदर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। जो पहला वाला फंक्शन है वो किसके लिए, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट, याद है। चलो चलते हैं जरा इस पे एक बारी, याद रहेगा ये, देखते हैं। ये लो, आ जाते हैं, ये लो जी। तो भाई क्या समझ आया, लिख दे एक बार इसको, ये लो, ये भी अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो आप लोग यहाँ पे, कि जो एलोकेशन वाला है ये तो है हमारे पास स्टेट या लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन, इसका बेटा। अब देखो नोट्स के साथ साथ पढ़ के यहाँ पे लिख रहे हैं तो याद भी रहेगा, पूरा एक ही साथ लिख देता तो शायद कंफ्यूजिंग रहता है ना। तो बेटा ये स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का है, ये दोनों जो है ये किसके हैं, ये किसके हैं, सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है जी। ये दोनों रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टेबलाइजेशन है सेंट्रल और फेडरल गवर्नमेंट के फंक्शन, एलोकेशन जो है वो हमारा स्टेट या लोकल गवर्नमेंट का है, ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो जी। तो भैया ये हमने पढ़ा फिस्कल फेडरलिज्म, बढ़िया। नाउ इंडियन फेडरलिज्म स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल, 3 लिस्ट होती है भैया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो मैटर्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, पार्लियामेंट आता है खाली इसके अंदर, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे करेंसी, ये सारे। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर होगा, वो पावर जो स्टेट के पास है, दैट इज पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड पावर कौन सी लिस्ट में, ये कौन सी गवर्नमेंट देखती है ना, इसलिए। कॉन्करेंट में क्या आएगा, दोनों, जैसे एजुकेशन, क्रिमिनल लॉ, फॉरेस्ट लॉ, मैरिज। अब एक बात सुनो, अगर कहीं पर ये दोनों है मतलब और डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कि किसके पास होगी पावर, तो वहां पर हमेशा किसको प्रेफरेंस मिलेगी, सेंट्रल लॉ को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करेगी। कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कॉन्करेंट लिस्ट में, हमने कहा ना दोनों की पावर्स है, तो हमेशा किसको प्रिवेल करा जाएगा, सेंट्रल लॉ को, सिंपल है। चलो आर्टिकल याद रखना बेटा, 246 में ये पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसमें है, 246 में, बात समझ आ गई। और ये हमने पढ़ा था फिस्कल फेडरलिज्म वाला, ठीक है। आगे देखो, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन सीधा लिस्ट एज इट इज याद रखनी है। सेंट्रल के पास जो पावर्स है वो ये सारी है बेटा, लिस्ट एज इट इज याद कर लेना, इसमें पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं है। कि सेंट्रल टैक्स की पावर्स ये सारी पावर्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भैया फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेशन टैक्स किसकी पावर है, तो आपको याद रखना है सेंट्रल टैक्स का पावर है ये, है ना। जीएसटी किसका है, इसी का है। तो ये लिस्ट है आपको, ठीक है ना, स्पेसिफाइड लिस्ट है। ध्यान से देखो यहाँ पर अदर देन एग्रीकल्चर लिखा है, एग्रीकल्चर नहीं है इसके अंदर, है ना, अदर देन लिखा है, ये भी एक्सक्लूडिंग लिखा है क्योंकि एग्रीकल्चर आएगा स्टेट में, दिखाता हूं अभी, और आया हुआ एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन। ये देखो, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम स्टेट टैक्स का पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का। लैंड रेवेन्यू, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट जीएसटी स्टेट का है। एक्साइज ड्यूटीज ऑन सर्टेन आइटम लीकर हो गया, जैसे ये स्टेट का है, स्टेट वाइज टैक्स होता है ना। टैक्स एग्जम्पशन, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एग्जम्प्ट फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन, अगर कोई यूनियन की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर स्टेट टैक्सेशन नहीं लगेगा। और अगर प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट है तो नॉट लायबल टू बी टैक्स बाय द सेंटर, तो उसको सेंटर उस पर टैक्स नहीं लगाएगा, ठीक है कि नहीं भाई। तो ये एज इट इज लर्न करने वाले टॉपिक्स, इसमें समझाने वाला नहीं है, बस ये पता होना चाहिए है क्या। तो ये सारे टैक्स की पावर्स है जो गवर्नमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है बच्चों। अब ये आर्टिकल्स भी आपको एज इट इज याद करने हैं बच्चों, ये आर्टिकल्स आपके पास है 268 से 281। जनरली इनसे क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन ये जरूर पूछ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है रेवेन्यू ट्रांसफर्स के वो कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन में आपको ऐसे दिया होता है कि 268 से 281,
मतलब ये आर्टिकल का नंबर पूछ लेते हैं, या 270 से 280 कुछ ऐसा रैंडम डाल देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि 268 से 281 है और ये सारे हैं। तो हर एक आर्टिकल में ये बता रखा है कि किस तरह के टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। 269 में ये वाला टैक्स है, 270 में ये वाला टैक्स है, 271 में ये वाले टैक्सेस हैं। तो टैक्सेस के नाम है जिसके अंदर मेरा समझाने का कुछ नहीं है। अगेन आर्टिकल के नंबर आपके मॉड्यूल में भी एज इट इज दिए हुए हैं, ये आर्टिकल के नंबर है और इस आर्टिकल नंबर में ये वाले टैक्स के बारे में बताया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो इसके अंदर कुछ आपसे डेप्थ में कुछ भी नहीं पूछेगा। समझ गया बेटा। सिंपल फॉर एग्जांपल पूछ सकते हैं कि स्टैट्यूटरी ग्रांट इन एड फॉर यूनियंस टू द सेंट्रल स्टेट्स कौन से आर्टिकल में, तो 275। समझ गया कि नहीं। तो ये बाय चांस एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, कम चांस है पर आ सकता है। मॉड्यूल में दिया हुआ तो आ सकता है भाई, हम क्यों छोड़े, हमें तो सब कुछ ही करना है ना, राइट। चलो आगे फाइनेंस कमीशन आ गया भैया। इसके बाद जो हार्ट है फिजिकल फेडरलिज्म के लिए मेन है ही कौन, मतलब फिजिकल फेडरलिज्म को गवर्न करने वाला कौन है, फाइनेंस कमीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 280 में है, क्वेश्चन आया हुआ इसका भी। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड बॉडी है ना। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रिसोर्स ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। ठीक है, सेंटर टू स्टेट जो रिसोर्सेज का ट्रांसफर होगा कि कौन से रिसोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी, ये कौन बताएगा, फाइनेंस कमीशन। ठीक है ना। फंक्शन देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड अमंग स्टेट्स। क्या बोला बेटा कि टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर के पास टैक्स की कलेक्शन आ रही है, वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट को उसमें से कितना देगी, ये भी कौन बताएगा, फाइनेंस कमीशन। ठीक है। ग्रांट इन एड, हेल्प के तौर पे कितना पैसा दिया जाएगा। डिटरमाइन द प्रिंसिपल एंड क्वांटम ऑफ स्टेट्स इन नीड, ये भी कौन बताएगा, फाइनेंस कमीशन। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को कितना देना है, ये भी कौन बताएगा, फाइनेंस कमीशन। रिकमेंडेड मेजर्स टू ऑगमेंट रिसोर्सेज ऑफ द लोकल बॉडीज। एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस, कि भैया अगर प्रेसिडेंट को, हमारी कंट्री को लगता है कि फाइनेंस से रिलेटेड और कोई पावर देनी है फाइनेंस कमीशन को, तो वो भी दी जा सकती है। सिंपल। चलो नाउ की कंसेप्ट, वर्टिकल इक्विटी समझते हो, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज वर्टिकल दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो जब हम वर्टिकल लिख रहे हैं बेटा, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेंटर से स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर बड़ी गवर्नमेंट है, स्टेट छोटी गवर्नमेंट है ना। सेंटर टू स्टेट क्या होगा, जब हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं तो अमंग द स्टेट्स बोल रहे हैं, यानी इन बिटवीन स्टेट्स। ठीक है। चलो, वर्टिकल इक्विटी इज डिसाइडिंग द शेयर ऑफ ऑल स्टेट्स इन द सेंटर्स रेवेन्यू। सेंटर के रेवेन्यू में शेयर स्टेट्स का कितना होगा। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो एलोकेशन ऑफ शेयर्स अमंग द स्टेट्स, है ना, कि स्टेट्स का आपस में शेयरिंग कितना होगा। फिर नेट डिविजिबल पूल निकालने का फॉर्मूला, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू लो, उसमें से माइनस कर दो। क्या लिखना बेटा, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, उसमें से माइनस होगा सेस। सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। गवर्नमेंट आपसे टैक्स के ऊपर एक और टैक्स कलेक्ट करती है जिसका नाम होता है सेस। ठीक है ना। एंड सरचार्ज, सेस और क्या माइनस कर दिया बेटा, दूसरा सरचार्ज। ये माइनस करने के बाद सिंस 2000 अमेंडमेंट में डिविजिबल पूल इंक्लूड ऑल टैक्सेस ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर बाय चांस पूछ लेते हैं तो नेट डिविजिबल पूल निकालने के लिए ऐसे निकालना है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से सेस माइनस कर दो और सरचार्ज माइनस कर दो। डायरेक्ट ये वाली बात अगर पूछी जाएगी तो डायरेक्ट पूछी जाएगी, मॉड्यूल में दिया हुआ है। आगे 15th फाइनेंस कमीशन है भैया आपका, जो करंटली जो चल रहा है 21-26 का। ठीक है, 27 नवंबर 2017 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ। एबॉलिशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रिमूव कर दिया। इंट्रोडक्शन करा जीएसटी का, सारा इसी के अंदर हुआ है। ठीक है ना। मेन बात, वर्चुअल डिवोल्यूशन, स्टेट का शेयर जो सेंटर के टैक्सेस में होगा वो कितना होगा, 41% होगा, जो 21 से 26 वाला चल रहा है अभी। इससे पहले जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसमें था 42%। तो 1% कम क्यों हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब इंक्लूड हो गया ना बेटा, तो इसलिए 1% हमारा किसको कर दिया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को शिफ्ट कर दिया है। तो अब करंटली जो है वो 41% है। अगर आपसे 14th फाइनेंस कमीशन पूछ ले तो तब 42 था, है ना। लेकिन अब जब आपका 21-26 वाला फेज शुरू हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन का, तो अब जो स्टेट का शेयर है सेंटर के टैक्सेस में से वो कितना है, 41। 1% कम कर दिया, क्योंकि 1% स्पेसिफाई कर दिया कि कहां जाएगा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के पास। सिंपल। क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टेट्स, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इनकम का तो क्या क्राइटेरिया देखा जाएगा। एक तो देखेंगे इनकम का डिस्टेंस कितना है, यानी डिस्टेंस ऑफ स्टेट्स इनकम फ्रॉम द हाईएस्ट इनकम स्टेट, कितना डिफरेंस है हाईएस्ट इनकम स्टेट से। एरिया कौन सा है, पॉपुलेशन कितनी है वहां पे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। डेमोग्राफिक कैसे, यानी कि वहां पर रिवॉर्ड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट्स। किसी कंट्री में अगर, किसी स्टेट में अगर जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है तो वहां भैया उस हिसाब से करेंगे एलोकेशन, है ना। फॉरेस्ट और इकोलॉजी कैसे है वहां का, टैक्स और फिजिकल एफर्ट्स किस तरीके के हैं स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये सारे क्राइटेरियाज है जिनको हम कंसिडर करके फिर एलोकेशन करते हैं। ठीक है ना, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं स्टेट्स का। ठीक है जी। उसके बाद आता है बेटा जीएसटी। जिन बच्चों ने अकाउंट्स में या इधर उधर थोड़ा बहुत पढ़ा उनको तो इजीली पता होगा। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है
जो कि सरकार ने लगाया है, जिसके अंदर सारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सारे इंक्लूड हो गए, एक के अंदर ही आ गए, पहले अलग अलग हुआ करते थे। देखो जी 1 जुलाई 2017 को आया, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर हमने जितने भी बाकी के टैक्स थे, ये देखो एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, ऑक्ट्रॉय, सारे इंक्लूड करके एक ही टैक्स बना दिया जीएसटी। इसके लिए एक टैगलाइन यूज होती है। क्या टैगलाइन यूज होती है? वन नेशन वन टैक्स। क्या होता है बेटा? वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स वाली बात यूज होती है इसके अंदर। सबस्यूम्ड मोस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी मोस्ट लिखा है सारे नहीं है, अभी भी कुछ टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अलावा लगते हैं, पर बहुत सारे टैक्सेस जो इससे पहले हुआ करते थे वो सब जीएसटी के अंदर इंक्लूड हो गए, ये वाली बात। उसके बाद बेटा जब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सीजीएसटी कलेक्ट करती है इंट्रा स्टेट सप्लाईज के केस में, जब विद इन द स्टेट सप्लाई होती है। जब सीजीएसटी होता है स्टेट गवर्नमेंट, ये भी इंट्रा स्टेट है, विद इन द स्टेट, तो यानी जब विद इन द स्टेट सप्लाई होती है तो दोनों टैक्स होते हैं। भाई कभी मैकडीज वगैरह का बिल देखा है उठा के? देखा है कि नहीं देखा? टैक्स लग रहा है उसमें कितना? 18% ऐसे लिखा होता है। सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी लिखा होता है 9%। इसका सीधा मतलब क्या है कि टैक्स तो 18% गया आपकी जेब से, लेकिन उसमें से 9% गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 9% गया स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये मतलब है, सिंपल है ना। आईजीएसटी क्या है? यूनियन गवर्नमेंट लेती है इसको, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटर स्टेट सप्लाई के लिए, यानी कि जब एक कंट्री एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई होता है तब, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है तो आईजीएसटी, है ना। सेम स्टेट में ही हो रही है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। सिंपल। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेट्स आर इक्वल फॉर एनी गुड्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि टोटल जो भी होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, कभी भी अनइक्वल नहीं होगा। जो भी टोटल रेट ऑफ जीएसटी होगा वो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आधा आधा बांटेगी। सिंपल। चलो जी, जीएसटी काउंसिल का जन्म हुआ मई 2022 का वर्डिक्ट है, क्या बोला गया, जिसमें यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर को बेटा इक्वल पावर दी गई। कैसी पावर दी गई? इक्वल, साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर टू मेक द जीएसटी लॉज। ये बात याद रखनी, मई 2022 का वर्डिक्ट है कि यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर को इक्वल पावर दी गई जीएसटी के लॉज बनाने के लिए। रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल को ज्यादा बाइंडिंग नहीं रखा गया कि बाइंडिंग होगा, मानना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एडवाइजरी था। जीएसटी कॉम्पनसेशन, जब जीएसटी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत सारी स्टेट्स को लॉस हुआ जीएसटी इंट्रोड्यूस होने की वजह से। तो जीएसटी उन्होंने क्या डिसाइड करा कि उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा अप टू सर्टेन ईयर्स, लेकिन कोविड आ गया बीच में तो थोड़ा सा वो टाइम और एक्सटेंड हो गया, है ना। तो देखते हैं क्यों मिला। टू कॉम्पनसेट द स्टेट्स फॉर रेवेन्यू लॉस फ्रॉम शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन बेस्ड टू कंजम्पशन बेस्ड, क्योंकि जीएसटी इज मेनली कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो क्या वो बहुत सी स्टेट्स का नुकसान होने लगा रेवेन्यू का, तो उसको कंसिडर करते हुए ओरिजिनली 5 साल का एक था टाइम की जीएसटी कॉम्पनसेट, जितना भी लॉस है उसको कवर करके दिया जाएगा 5 साल तक, ताकि आप अपने बिजनेस का हैंडल कर जो है तब तक उसको चेंज कर लो, मैनेज कर लो, हैंडल कर लो, है ना। तो एक्सटेंडेड हो गया कोविड की वजह से। सोर्स क्या है? सेस लिवाइड बाय लग्जरी और डिमेरिट गुड्स क्रेडिटेड टू द कंपनसेशन फंड। यहां से यूज हुआ है कंपनसेशन फंड जो था, वहां से उठा के उनको कंपनसेशन सेस दिया जाता था। टोटल जीएसटी कंपनसेशन कितना हुआ है? महाराष्ट्र, किन किन स्टेट ने रिसीव करा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब। कितना अभी तक दे चुके हैं? इतना 2022-23 का रिकॉर्ड है, जब मतलब खत्म हुआ है ड्यूरेशन, 1,15,662 करोड़। ठीक है ना, फिगर पूछेंगे जरूरी नहीं है, डेटा आपकी बुक से दिया हुआ है तो हमने डाल दिया। ठीक है भाई, चलो। तो बेटा यहां तक कहानी समझ आ गई अच्छे से, है? ये लो जी, एक और देखेंगे एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास वो सारे काम कौन कौन से एक्सपेंडिचर करने के हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के? डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन ट्रेड है, एक्सचेंज मैनेजमेंट, मनी एंड बैंकिंग, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से काम है? पढ़ चुके हैं पीछे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, स्टेट रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, पीछे पढ़ लिया ना। लोकल बॉडीज यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के पास क्या क्या काम है भाई? कौन कौन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर इन्हें मैनेज करने होते हैं? वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लोकल रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जितनी भी है सारी। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है? बोथ सेंटर एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबल, दोनों। कॉन्करेंट लिस्ट में तो सारे आ जाते हैं। सिंपल है कि नहीं है? बोरोइंग पावर, ध्यान से, ये आर्टिकल है बेटा जो एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है, 292 में दिया हुआ है, सेंटर जो बोरो कर सकते हैं विद इन लिमिट फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड के आगे आएगा, अभी समझ लो थोड़ा सा, कि एक ऐसा फंड जिसके अंदर सरकार के पास जो भी पैसा आता है वो इस फंड में रखती है, तो इसको गारंटी रख के सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ले सकती है एज पर द लिमिट फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 292। तो 292 आर्टिकल के हिसाब से ये बात बोली गई है। 293 में बोला गया है कि स्टेट भी बोरो कर सकती है, लेकिन अभी बताऊंगा, ये भी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड है, लेकिन बेटा स्टेट के लिए कंडीशन है कि इफ अ स्टेट इज इंडेटेड टू द सेंटर, स्टेट ने पहले से ही मान लो सेंटर से कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, ओवर अ प्रीवियस लोन, इट नीड द सेंटर्स कंसेंट। अगर कोई फ्रेश लोन लेने जा रही है स्टेट, तो अब उसको फ्रेश कंसेंट लेना पड़ेगा दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ऑलरेडी मतलब अगर लोन लिया हुआ है
तो समझ रहे हो, उनकी एक क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेन बात ये एमसीक्यू पेपर के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लोन लेने की पावर है आर्टिकल 292 में है, स्टेट की जो लोन लेने की पावर है वो 293 में है। ठीक है, याद रहेगा। चलो जी, तो भाई ये हुआ खात्मा चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1। बहुत ही बढ़िया, मजेदार, शानदार, जानदार यूनिट था भाई, मजेदार। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर में से, मान के चलो। ठीक है ना, तो ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप एंजॉइंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।